हेलो दोस्तों। तो ये जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेशन हमारे क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस अमेंड हुए हैं उसके ऊपर। पहला सेशन आई होप आपने देख लिया होगा, आपको सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होगी। और आज का जो है सेकंड सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन में क्या क्या होगा, तो ये सेशन में हम सबसे पहले रिफंड इसको कंप्लीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में बाकी जो छोटी छोटी टॉपिक्स है उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वह मैं करूँगा। बाकी तो आपको रीड करने से समझ जाएगा। लेकिन यस, जैसे एग्जाम्शन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, कहाँ कहाँ मैंने चेंजेस किए हैं और क्यों मैंने वैसे चेंजेस किए, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी तो नोट्स आपके पास अवेलेबल है, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ ट्रेडिंग में हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा रिफंड। ठीक है, तो चलिए रिफंड ये टॉपिक में आपको याद होगा तो अमेंडमेंट हमने देखी थी और आपको याद आना ही चाहिए कि अमेंडमेंट के बिना ये लेक्चर बिल्कुल मत देखना। पहले नवंबर 20 के लिए जो अमेंडमेंट का लेक्चर मैंने अपलोड किया है वो लेक्चर पहले आप देख लीजिएगा। बाद में हम जो है ये क्वेश्चन या डिस्कशन का जो मैंने अपलोड किया है ये लेक्चर्स आप देखिए। दोस्तों यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुई थी कि अनयूटिलाइज आईटीसी इन केस ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो अनयूटिलाइज आईटीसी में उन्होंने ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक क्लियरेंस का यहाँ पे लिमिटेशन लाया। इसके लिए अमेंडमेंट में भी हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बाद में आरटीपी में भी जो है बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। और आरटीपी का वो क्वेश्चन, आरटीपी डिस्कशन भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। बेटा हर चीज़ें आप अपलोड कर चुका हो तो ज़रूर आप देखिएगा, आपके लिए ही किया है मैंने। तो दोस्तों अभी जो है हमारे क्वेश्चन के कौन कौन से क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उसमें बेटा रिफंड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 में एक छोटा क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया, और ये थ्योरेटिकल हाउ टू कैलकुलेट रिफंड ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होगा तो 89(4) में जो है आपको रिफंड मिलता है, और वो रिफंड हमने कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो ये जो है यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है। इसमें चेंज क्या हुआ है, रिफंड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब बेटा आप इसमें स्मार्ट बन गए होगे कि कितना कैसे रिफंड का फॉर्मूला होता है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। ठीक है, रिफंड अमाउंट और नेट आईटीसी, नेट आईटीसी लेते वक्त सिर्फ आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही लेना है, बाकी और किसी का नहीं लेना है। और 89(4)A और 89(4)B मतलब डीम एक्सपोर्ट। ओके, तो डीम एक्सपोर्ट और पेनल्टीमेट सप्लाई या सप्लाई टू मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है वो आपको एक्सक्लूड करना है। नाउ अमेंडमेंट यहाँ हुई और यहाँ मैंने चेंज किया। क्या चेंज किया, टर्नओवर ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, तो टर्नओवर ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में ये जो लिमिट आई 1.5 टाइम्स ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सेम और सिमिलर प्लेस सप्लायर विच एवर इज लेस। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ समझा देता हूँ कि 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स मतलब एग्जैक्टली सेम गुड्स होना चाहिए, लगभग सेम क्वांटिटी पे होने चाहिए। और जो डोमेस्टिकली सप्लाई हो रहा है, मेरे दो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली सेम सेम या सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स होना चाहिए और क्वांटिटी भी लगभग सेम होनी चाहिए। उतना गुड्स अगर हम इंडिया में क्लियर करते हैं तो क्या वैल्यू होगी उसका 1.5 टाइम्स तक ये टर्नओवर ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और इसमें 89(4)A और 89(4)B का एक्सक्लूजन किया जाएगा। ये तो चलो ठीक है, हमने अमेंडमेंट्स में बहुत अच्छे से देखा। टर्नओवर ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपको ये तो पता ही है। उसके बाद में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब अगर सप्लायर ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज है तो वो टर्न ओवर इन स्टेट लेगा, और टर्न ओवर इन स्टेट में लेते वक्त वो सभी लेगा। टर्न ओवर इन स्टेट मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई इन अ स्टेट, एग्जाम सप्लाई में वोनली एग्जाम नील रेट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई उसकी टोटल लेगा। एक्सपोर्ट सप्लाई में कोई भी हो, जब आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ले रहे हो तो इसमें दोनों एक्सपोर्ट सप्लाई ले लेना, विद बॉन्ड विदाउट बॉन्ड, क्योंकि वो टोटल है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर फिर विद बॉन्ड हो विदाउट बॉन्ड हो दोनों ले लेना। लेकिन बेटा जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर ले रहे हो, आई रिपीट, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर ले रहे हो तो सिर्फ अंडर बॉन्ड वाला लेना, मतलब जो बॉन्ड और एलयूटी है वही वाला लेना। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप जो है
जीरो रेटेड सप्लाई वाला ले रहे हो तो ओनली बॉन्ड वाला लेना, पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेना तो टर्नओवर इन स्टेट जो जो भी आपने टर्नओवर किया, फिर वो विद बॉन्ड हो, विदाउट बॉन्ड हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, आपको सब कुछ यहाँ पे लेना है। लेकिन इवन तो मैंने कहा कि टर्नओवर इन स्टेट में एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड होता है, पर नीचे उन्होंने स्पेशली कहा है कि एग्जाम सप्लाई जो है यहाँ से एक्सक्लूड किया जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ये जरूर देखना है कि एग्जाम सप्लाई इंक्लूडेड होगा तो डिडक्ट करना है, या फिर उसको एग्जाम सप्लाई को कंसिडर नहीं करना। एग्जाम सप्लाई मतलब वोनली एग्जाम नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल होगा तो आपको एक्सक्लूड करना है। और अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, पहला तो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है, लेकिन अगर मैंने पहले क्लॉज में ये कहा है कि टर्नओवर इन स्टेट लो एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, हाँ, तो आप यानी वो क्लॉज को ऐसे पढ़ा जाता है कि पहला क्लॉज सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है, दूसरा क्लॉज सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए है। और अब अगर आप दोनों भी हो तो गुड्स के लिए आपको टर्नओवर इन स्टेट लेना है, और पर उसमें सर्विस सेक्टर नहीं आना चाहिए। एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विस सेक्टर नहीं आना चाहिए, वो प्योरली गुड्स का लिया जाएगा और गुड्स का टर्नओवर इन स्टेट लिया जाएगा। ओके, और वो टर्नओवर इन स्टेट लेते वक्त आपको सब कुछ ऐड करना है, एक्सपोर्ट का, विद बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड। लेकिन जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज का लोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आपका जीरो रेटेड सप्लाई एज पर क्लॉज डी, यानी जो अर्लियर फॉर्मूला है उसके हिसाब से, और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई। तो मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ाया था, और मैंने आपको ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था बेटा कि यहाँ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई में आप डोमेस्टिक सप्लाई होगा, टैक्सेबल सप्लाई होगा तो वो भी कंसीडर कीजिएगा। तो डोमेस्टिक सप्लाई होगा, टैक्सेबल सप्लाई होगा तो वो कंसीडर कीजिएगा। पर गुड्स के और सर्विस के केस में एक डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है बेटा कि गुड्स के केस में जब आप टर्नओवर इन स्टेट लेते हो तो एक्सपोर्ट के केस में दोनों ले लेते हो। कौन से दोनों ले लेते हो? विद बॉन्ड और विदाउट बॉन्ड। लेकिन सर्विस के केस में सिर्फ आपको एक चीज एक्सक्लूड करना है जो नॉन जीरो रेटेड नहीं मानी जाती है। ओके, और वो जीरो रेटेड में भी कवर नहीं होती है, तो वो एक चीज एक्सक्लूड करना है, और वो है आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर विदाउट बॉन्ड, जिसके ऊपर आप आईजीएसटी पे कर रहे हो। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर विदाउट बॉन्ड वाला गुड्स के लिए इंक्लूड करना है, क्योंकि गुड्स के लिए टर्नओवर इन स्टेट है, पर सर्विसेज के लिए आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो रेटेड सप्लाई जब लेते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आप सिर्फ बॉन्ड वाले लेते हो, और नॉन जीरो रेटेड में वो जो विदाउट बॉन्ड वाला है जिसके ऊपर आप आईजीएसटी पे करते हो, वो आपको कोई भी हालत में कंसिडर नहीं करना है दोस्तों। तो बस एक चीज छोड़ देना है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एक चीज छोड़ देना है कि जब आप सर्विस का लोगे तो जो विदाउट बॉन्ड है जिसके ऊपर आप आईजीएसटी दे रहे हो वो आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बाकी तो बेटा कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या चेंज हुआ है। रॉयल इंडस्ट्रीज विशेष टू क्लेम अ रिफंड of ITC accumulated on account of inverted duty structure. Can he do so? If yes, specify the time limit within which refund can be claimed by Royal Industry as provided under CGST Act. Note, output supplies Royal Industry are not nil rate और fully exempt, क्योंकि अगर आपका आउटपुट सप्लाई नील रेट होगा या फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा तो फिर वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में बेनिफिट नहीं मिलता है। अब देखो क्या हुआ कि रॉयल इंडस्ट्रीज जो है, क्या वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम कर सकती है? कर सकती है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट जो है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। वेयर द क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट on inputs being higher than the rate of output supplies except nil rated exempt supplies except supplies of goods or services both as may be notified by the government। तो इसके दो एक्सेप्शन है। ओके, तो दो एक्सेप्शन क्या है कि एक तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, या फिर दूसरा जो है कि नोटिफाइड केस में। नोटिफाइड केस में उन्होंने जहाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ फैब्रिक्स के केस में रिस्ट्रिक्ट किया है, तो वो केस में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाकी आपको रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी अलाउड होगा। दस इन गिवन केस रॉयल इंडस्ट्री इज एंटाइटल्ड टू गेट अ रिफंड। टाइम लिमिट जो दिया है उन्होंने 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। और रिलेवेंट डेट कहाँ से लेना? तो देखो, रिलेवेंट डेट एज एक्सप्लेन इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट इंटर एलिया स्टिपुलेट दैट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ accumulated ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर द रिलेवेंट डेट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39
फॉर द पीरियड इन विच क्लेम ऑफ रिफंड अराइजेस। तो देखो ये थोड़ा यहाँ पे अमेंडमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ रिलेवेंट डेट जो ही, ये पुरानी है, मई की अमेंडमेंट है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रिलेवेंट डेट कि जो मंथ का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा, उस मंथ की जो रिटर्न की डेट आएगी, यानी कोई भी 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, तो 3B की जो रेट आएगी वहाँ से आप 2 साल में कभी भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा चेंज था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिफंड। रिफंड की ऑर्डर जो है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई थी रूल 92(1)(a। ऑर्डर देते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 92(1)(a का अमेंडमेंट आपको याद होगा। तो अब जो है ना बेटा, जब भी रिफंड ऑर्डर दिया जाएगा तो उन्होंने एक मैकेनिज्म लाया है, और वो मैं याद दिलाता हूँ। और वो मैकेनिज्म 92(1)(a के तहत जब आपको पैसा दिया जाएगा तो आपका पहले कैश लेजर और क्रेडिट लेजर क्या रेशियो में, यानी आपने जब एक्सेस टैक्स पे किया था अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई या डीम एक्सपोर्ट, तो जीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट सप्लाई या डीम एक्सपोर्ट छोड़ के बाकी कोई केस अगर आपकी रिफंड की केस होगी, तो आपने ओरिजिनल जो रेशियो में टैक्स दिया वही रेशियो में आपको वापस मिलेगा। तो पहले समझ लो आपने ओरिजिनली जो है 12 लाख रुपए आपने जो है कैश लेजर से और 8 लाख रुपए क्रेडिट लेजर से यूज़ किए, और अब उसका रिफंड आ रहा है, तो वो सिचुएशन में 12 लाख रुपए आपको कैश लेजर के थ्रू ही मिलेगा, और 8 लाख रुपए आपको क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने ये मैकेनिज्म लाया, और उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको कैश लेजर का रिफंड दिया जाएगा, तो वो कैश लेजर का रिफंड जो 12 लाख रुपए बनता है, अज्यूम करते हैं कि 12 लाख रुपए बनता है, तो 12 लाख रुपए में से पुरानी कोई डिमांड होगी तो वो भी एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट होगी वो नेट अमाउंट आपको दी जाएगी, यानी बैलेंस अमाउंट इज रिफंडेबल, सब एडजस्ट करके। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है आपके हैज़ बिन डेबिटेड टू तो यहाँ पे बेटा जो अगर देखोगे आप तो सॉरी बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस अमाउंट रिफंडेबल एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक, गलती से ई कैश लेजर आया, या ई क्रेडिट लेजर करना, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, और आपकी बुक में अगर करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ई क्रेडिट लेजर मतलब क्या कि कैश लेजर से हमने जितना डेबिट किया था उतना कैश लेजर में हमने उसको कैश में रिफंड कर देंगे ड्यूज एडजस्ट करने के बाद, और जो क्रेडिट लेजर में हमने ओरिजिनली डेबिट किया था 8 लाख रुपए, तो उसका उसको रिक्रेडिट कर देंगे। तो रिक्रेडिटिंग बाय PMT 03 तो उसका ई क्रेडिट लेजर में उसका रिक्रेडिट हो जाएगा। तो ये अमेंडमेंट के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन चेंज किया है, बाकी ऑर्डर वगैरह तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन उसके ऊपर है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और आपने IGST पे कर दिया, तो फिर आप रिफंड कैसे क्लेम करोगे। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है शिपिंग बिल के साथ आपका रिफंड अटैच होगा, और वो क्रॉस टैली होगा। ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस टू कस्टम पोर्टल, यानी आपके GST पोर्टल से इन्वॉइसेस जो है ट्रांसमिट हो जाएगी कस्टम पोर्टल पे, और इसका रिफंड आपको कस्टम डिपार्टमेंट से आएगा। द क्लेम फॉर रिफंड शैल बी विथहेल्ड कौन से केस में हो सकता है, इंटीमेशन ऑफ रिफंड विथहेल्ड एंड एक्सेट्रा। ये पूरी प्रोसीजर तो ठीक है, मैंने यहाँ पे दी है, लेकिन इसमें जो है लास्ट पार्ट मैंने ऐड किया है, पॉइंट नंबर 10। ओके, यानी अगर आपने एक्सपोर्ट किया और IGST का रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो ये पॉइंट नंबर 10 जो है ये मैंने ऐड किया है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, पर 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। The person claiming refund of integrated tax paid on export of goods or services should not have received supplies on which supplier has availed the benefit of notification 48 except so far as relate to receipt of capital goods by such person against EPCG। मतलब क्या कि डीम एक्सपोर्ट के तहत बहुत सी बार क्या होता है, डीम एक्सपोर्ट के स्कीम में आप इनपुट लाते हो विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको आउटपुट का IGST क्लेम करना है, आई रिपीट, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया और आउटपुट का IGST
का बेनिफिट क्लेम करना है या आईजीएसटी प्ले करके रिफंड क्लेम करना है, तो आपने कैपिटल गुड्स छोड़ के, आई रिपीट कैपिटल गुड्स छोड़ के बाकी कोई भी बेनिफिट डीम एक्सपोर्ट के तहत आपके जो सप्लाई रिसीव है यानी रिसीव्ड सप्लाईज ऑन विच सप्लाईज हैड अवेल द बेनिफिट ऑफ डीम एक्सपोर्ट, अब वो नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डीम एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स आपने क्लेम नहीं करने चाहिए। हाँ, कैपिटल गुड्स पे अगर आपने ईपीसीजी स्कीम में क्लेम किया होगा तो चलेगा, कैपिटल गुड्स का चलेगा, बाकी अदर सप्लाईज जो आपके रिसीव हुए है उसके ऊपर आपने ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, अवेल द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 78 ऑफ कस्टम एक्सेप्ट सो फार एज इट रिलेट्स टू रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, या कस्टम का एक जो स्पेशल नोटिफिकेशन है इसका आपने बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। अगेन जो है बेटा ये सिलेबस में नहीं है, 78/2017 जो अगर आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट के लिए तो ये नोटिफिकेशन में आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसका भी आपने बेनिफिट नहीं लेना चाहिए एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी स्कीम। ओके, ईपीसीजी स्कीम क्या होती है तो आपने एफटीपी में पढ़ा है, और ये एक्सप्लेनेशन जो है ये एक्सप्लेनेशन मार्च में ऐड किया गया। द बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन मेंशन देयर इन shall not be considered to have been availed only where registered person has availed paid the IGST and compensation cess on imports and has availed the BCD under the said notification। तो थोड़ा ये बता देता हूँ, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन क्या चेंज किया कि भाई आपने जब इनपुट इंपोर्ट किया था, क्योंकि ऊपर के जो नोटिफिकेशन है कि कैपिटल गुड्स जो ईपीसीजी स्कीम में आते हैं वो छोड़ के बाकी कोई भी आपने जो भी इनवर्ड सप्लाईज है उसके बेनिफिट आईजीएसटी के क्लेम नहीं करने चाहिए अगर आपको आउटवर्ड सप्लाई के आईजीएसटी का रिफंड चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यहाँ क्या कहा, यहाँ ये कहा कि हम ये मानेंगे कि अगर आपने आईजीएसटी यानी जब आपने इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर कस्टम एक्ट के थ्रू आईजीएसटी पे किया या जीएसटी कंपेंसेशन सेस हुआ तो वो पे कर दिया है और सिर्फ बेनिफिट बीसीडी पे क्लेम किया है, सुनिएगा आपने बेनिफिट सिर्फ बीसीडी पे क्लेम किया है बाकी आपने पे कर दिया है, तो हम ये मानेंगे कि यस आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया है, इवन दो आपने बीसीडी पे लिया था पर जस्ट बीसीडी पे लिया था, आपने आईजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन सेस पे नहीं लिया था, तो हम ये मानेंगे कि ठीक है आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया है और आपके आउटवर्ड सप्लाई पे जो आईजीएसटी होगा उसका हम बेनिफिट दे देंगे। तो चलो ये क्वेश्चन में यहाँ इतना चेंज हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वो क्या कहते हैं, मेसर्स XYZ मैन्युफैक्चरर्स फर्निश फॉलोइंग into and request you to compute a maximum amount of refund eligible in respect of zero rated supply। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा मैंने मेरे अमेंडमेंट नोट्स में कवर किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ कवर नहीं करूँगा, अच्छा खासा डिस्कशन हमने इसके ऊपर किया। ओके आपको याद होगा तो अनयूटिलाइज आईटीसी और अमेंडमेंट नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से किया है, इसलिए फिर से डिस्कशन करने का मतलब नहीं आता है अगर आपने अमेंडमेंट की होगी। ओके तो चलिए ये वो 1.5 टाइम्स वाले पे यही क्वेश्चन लेके मैंने अमेंडमेंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये तो प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है इसलिए आपने देख लेना। हम क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज वेरियस गुड्स इन अ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इट इज एंगेज इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। कंपनी एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। With the provision of section 16(3)(a) of the IGST Act, company has made the following supplies during the tax period। अब देखो वो क्या कहते हैं, export of product A for $10,000, assessable value under custom in Indian rupees 7 lakh। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या कि उन्होंने ये एक्सपोर्ट किया 7 लाख रुपए का, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी दी, मतलब उसके ऊपर उन्होंने आईजीएसटी पे किया। अगर उसके ऊपर उन्होंने आईजीएसटी पे किया तो क्वेश्चन ऑफ रिफंड डज नॉट अराइज, हमें तो ये निकालना है कितना रिफंड आता है, तो ये ट्रांजेक्शन फिर रिफंड के लिए नहीं आएगा। हाँ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए आ जाएगा क्योंकि ये सप्लायर ऑफ गुड्स है और टर्नओवर इन स्टेट लिया जाता है, इसलिए एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए आ जाएगा, लेकिन वैसे रिफंड के लिए नहीं आएगा। ओके हमारा जीरो रेटेड सप्लाई फॉर रिफंड ओके वो नहीं माना जाएगा। सेकेंड, डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड, अच्छा एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट 5%, input used in the manufacture of such goods are taxable at the rate 18%, ठीक है, not notified as a product in respect of which refund
अनयूटिलाइज आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 54(3)(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मतलब क्या, उन्होंने ये कहा कि एक डोमेस्टिक सप्लाई है 10 लाख रुपए का, जिसका आउटवर्ड टैक्स 5% से आ रहा है और इनवर्ड टैक्स 18% से आ रहा है, और ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए जो नॉन नोटिफाइड गुड्स है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या फिर टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स है, तो वो उसमें कवर नहीं होगा। मतलब क्या, अगर वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें कवर नहीं होता है, तो फिर उसका भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर में आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स टू ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, excluding the tax at the rate 18%, ITC has been claimed by the recipient। अब मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूँगा, और कौन सी बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, 89(4)A और 89(4)B, 89(4)A और 4B ये डीम एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्टर या पेनल्टीमेट सप्लाई के लिए अप्लाई होते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो जब हम यहाँ पे नेट आईटीसी निकालते हैं, तो 89(4)A में जो इनपुट यूज़ किए गए 89(4)A के एक्सपोर्ट के लिए, यानी डीम एक्सपोर्ट के में जो है उसका सप्लाई किया गया, और उसका आईटीसी हम कंसीडर नहीं करते। तो आपने ईओयू को सप्लाई किया, ये डीम एक्सपोर्ट के अंदर आता है, तो ये डीम एक्सपोर्ट पे अंदर जो आता है बेटा, ईओयू को जो आपने सप्लाई किया, ये आपके जीरो रेटेड सप्लाई के टर्नओवर में कंसीडर नहीं किया जाएगा 89(4)A 4B, या आपके टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा 89(4)A 4B। क्यों? क्योंकि ये डीम एक्सपोर्ट है, इसलिए टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। और इसका आईटीसी भी जो है तो एक्सक्लूड किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि 89(4)A और 4B कब एक्सक्लूड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ना। 89(4)A और 4B कब एक्सक्लूड होता है, अगर आपने उसका रिफंड क्लेम कर लिया है, उस आईटीसी का रिफंड क्लेम कर लिया है, तो फिर आपका जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में नेट आईटीसी भी एक्सक्लूड होगा और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी एक्सक्लूड होता है। थोड़ा मैं इसका ऐसा समझाता हूँ। आप जब डीम एक्सपोर्ट करते हो, डीम एक्सपोर्ट 100% ईओयू को अगर किया तो डीम एक्सपोर्ट माना जाता है। तो ये अब देखो वो क्या कहते हैं, डीम एक्सपोर्ट में जो है दो ऑप्शन होते हैं, यानी आपने सप्लाई किया, रिसिपिएंट यहाँ होता है ईओयू या अदर एजेंसीज जो डीम एक्सपोर्ट में आती है, रिसिपिएंट ईओयू, ठीक है। दो सिचुएशन ले रहा हूँ, रिसिपिएंट होता है ईओयू, ठीक है। अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया, आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी अवेल्ड, अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी लिया बेटा, तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ 89(4)A 4B, दिस इज नॉट a case of 89(4)A, that is refund is not available, that is no refund is claimed, no refund is claimed। आपने कोई रिफंड नहीं क्लेम किया, आप आईटीसी ले रहे हो। और एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया, आपने डीम एक्सपोर्ट के तहत आपने रिफंड क्लेम किया, रिफंड इज क्लेम, और आपने अगर रिफंड क्लेम किया हो तो फिर आप 89(4)A में आ जाते हो। रिफंड क्लेम किया है किसने, ईओयू ने, तो ईओयू ने अगर रिफंड क्लेम किया हो तो फिर आप आ जाते हो 89(4)A में, ठीक है, 89(4)A में। अब लॉ क्या कहता है कि हमने जो रिफंड क्लेम, इसका रिफंड क्लेम किया है, तो फिर 89(4)A का जब आप नेट आईटीसी लोगे, तो नेट आईटीसी में इसका आईटीसी कंसीडर नहीं होगा, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, और इसका टर्नओवर भी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ये जो है ये भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूड कब होगा, जब आप उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो और आपको 89(4)A में आपकी केस 89(4)A में फिट होती है। लेकिन अगर आप ईओयू है, आप मतलब ईओयू, सामने वाला ईओयू उसका आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो फिर किसी ने रिफंड क्लेम नहीं किया, फिर किसी ने अगर रिफंड नहीं क्लेम किया, तो फिर इसका टर्नओवर एक्सक्लूड नहीं होता है, फिर वो जो हमारा फॉर्मूला है उसके लिए ये टर्नओवर एक्सक्लूड नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स टू ईओयू, और ईओयू ने
उसका आईटीसी क्लेम किया है। अगर ईओयू ने उसका आईटीसी क्लेम किया है मतलब किसी ने भी रिफंड नहीं किया है, डीम एक्सपोर्ट में दोनों को ऑप्शन मिलता है, और किसी ने भी इसमें यहाँ पे रिफंड नहीं क्लेम किया, ना सप्लायर ने किया ना रिसिपिएंट ने किया है, और ईओयू ने उसका आईटीसी क्लेम किया है। अगर ईओयू ने उसका आईटीसी क्लेम किया है तो ऐसे केस में ये 89(4)(a) का डीम एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, और अगर ये 89(4)(a) का डीम एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा तो ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से एक्सक्लूड नहीं होगा। और नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो आपका एग्जाम सप्लाईज जो है, ओके, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स, तो ये एग्जाम सप्लाईज 6 लाख है। इसमें मैं थोड़ा एक एडिशनल डेटा जो आप भी लिख लो, ओके, आप भी लिख लो, वो ये है कि सिमिलर वैल्यू, यहाँ आप ऐसा लिखना, वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, और वो होगी 10 लाख रुपए, 10 lakhs। ये ऐड करते ना डेटा, वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड 10 lakhs। ठीक है, तो जो एग्जाम गुड्स आप इंडिया में क्लियर कर रहे हो वो अगर डोमेस्टिक क्लियरेंस होता है तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीसी अवेलेबल फॉर द अबव टैक्स पीरियड on inputs including 50,000 on export of exam supplies 3,50,000, capital goods 1,20,000, or on input services including 18,000 on outdoor catering 2 lakhs. Determine the maximum amount of refund admissible to Kailash Global Private Limited for the given tax period. तो आपको maximum amount of refund निकाल के बताना है। वेल तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें मैं आपके साथ बहुत क्लियरली डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने ये जो दिया है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड 10 lakhs, ये सप्लाई नहीं हुआ है, पर इतना ही गुड्स अगर डोमेस्टिकली इंडिया में सप्लाई होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जस्ट इंफॉर्मेशन दी है। इसलिए जब आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालोगे तो ये 10 लाख जो है, ये 10 लाख ऐड मत करना आपके टोटल में, क्योंकि ये एक्चुअल सप्लाई नहीं है। मैं सिर्फ जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका सिमिलर गुड्स अगर डोमेस्टिकली सप्लाई होता तो मैं यहाँ पे वो कितना होता मैंने आपको उसकी वैल्यू दी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स, ये टर्मिनोलॉजी को समझना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इमीडिएटली लेक्चर पॉज करके देखना आपने। ये क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स मतलब क्या, तो सेक्शन 16(2) में ये क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आप एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट करते हो, यानी आपका सप्लाई एग्जाम्ड है और वो एक्सपोर्ट करते हो, तो वो 0 रेट का कलर ले लेता है, फिर अब वो एग्जाम नहीं रहता, ओके, वो 0 रेट का कलर ले लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे अब इसको एग्जाम मत मानना, इसको 0 रेटेड मानना, और अगर इसको 0 रेटेड मान रहे हो तो फिर इसके आईटीसी ब्लॉक नहीं होते हैं। हाँ, ये जस्ट एग्जाम होता तो फिर मैं इसके आईटीसी नहीं लेता, इसके आईटीसी रिड्यूस कर देता। लेकिन अब ये एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट का कलर ले चुका है, तो अगर ये एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट का कलर ले चुका है तो फिर अब इसके आईटीसी कोई रिड्यूस नहीं होगी, हमें पूरे आईटीसी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में एक बात जो मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि ईओयू अगर रिफंड क्लेम करे, मैंने उसका नोट दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ईओयू अगर रिफंड क्लेम करे तो वो सिचुएशन में यहाँ फिर 89(4)(a) का केस बन जाता है और आपको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में से भी उसका टर्नओवर एक्सक्लूड करना पड़ता है और उसमें जो नेट आईटीसी है वो भी एक्सक्लूड करना पड़ता है। पर अब आपको यहाँ कुछ भी एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आईटीसी क्लेम किया है, कोई रिफंड क्लेम नहीं किया। दूसरा, यहाँ पे जो रिफंड आ रहा है बेटा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो रिफंड आ रहा है ये रिफंड 2 केस में आएगा। एक आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का भी रिफंड निकालना है जो प्रोडक्ट बी का निकालना है, और आपको एक्सपोर्ट का भी रिफंड निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा मैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आईजीएसटी जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप जो है मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल ओके फॉर अ गिवन टैक्स पीरियड, मतलब क्या कि आपको जो आईटीसी का रिफंड है वो निकालना है। आई रिपीट, आईटीसी का रिफंड जो है वो निकालना है। तो यहाँ आपने आईजीएसटी पहले वाले प्रोडक्ट पे पे किया तो वो जो है
आपने अंडर विदाउट बॉन्ड, ओके विदाउट बॉन्ड लिया है, इसलिए उसका रिफंड का तो यहाँ सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आईटीसी का मैक्सिमम रिफंड। जब भी वर्ड मैक्सिमम रिफंड होगा तो आईटीसी का रिफंड समझना। और दूसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। तो अगर मैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड आपके साथ डिस्कस करूँ तो क्या फॉर्मूला था? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का जो टर्नओवर है, आई रिपीट, ओके, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का है डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, ओके, इनटू नेट आईटीसी माइनस टैक्स ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टैक्स ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तो आपका टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर 10 लाख हुआ, आपका टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर लेते वक्त 7 लाख भी लेना पड़ेगा, 10 लाख भी लेना पड़ेगा, और ये 5 लाख भी लेना पड़ेगा। आई रिपीट, ये 5 लाख भी लेना पड़ेगा। सर ये तो डीम एक्सपोर्ट है, नहीं। अगर वो रिफंड क्लेम करता और आईटीसी नहीं लेता तो वो फिर 89(4)(a) का केस बनता और वो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर से एक्सक्लूड होता। लेकिन यहाँ वो रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है, आईटीसी ले रहा है, इसलिए ये नॉर्मल टर्नओवर माना जाएगा। और ये जो है यहाँ पे 5 लाख कंसीडर किया जाएगा टोटल, और 6 लाख, यानी मेरे हिसाब से टोटल 28 लाख बनते हैं। हाँ, टोटल 28 लाख बनते हैं। 17 प्लस 12, हाँ ठीक है, 28 लाख इंटू नेट आईटीसी। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आपका नेट आईटीसी कितना होगा? तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आपका नेट आईटीसी बेटा सिर्फ इनपुट का, इनपुट सर्विस नहीं, तो इनपुट का 3,50,000। सर इसमें 50,000 तो एक्सपोर्ट का इंक्लूडेड है, नहीं, 50,000 जो है एक्सपोर्ट का होगा, लेकिन अब एक्सपोर्ट सप्लाई जो है जीरो रेटेड का कलर ले चुका है, और एक्सपोर्ट सप्लाई अगर जीरो रेटेड का कलर ले चुका है तो वो सिचुएशन में बेटा आपको अब डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, पूरा 3,50,000 ओके ये कंसीडर करना पड़ेगा इनपुट का, इनटू टैक्स ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो सॉरी, इनटू नहीं, माइनस टैक्स ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो टैक्स कितना आएगा? तो 10 लाख का 5%, यानी यहाँ पे 50,000 जो है टैक्स आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओके 3,50,000 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10 माइनस 50,000, यानी आपका आंसर जो है 75,000 आना चाहिए। तो यहाँ आपका 75,000 है। नोट्स कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, मैंने डिटेल में तो दिया है। अगर आप आंसर देखोगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के फॉर्मूला का मैक्सिमम रिफंड, तो यहाँ पे इसका आंसर है बेटा 75,000 जो है ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 89(4)(a) का आपका जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड, उसका फॉर्मूला जो है, तो ऐसे यहाँ पे अब देखो, मैं वापस मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये जो पहला एक्सपोर्ट है वो तो मैं जीरो रेटेड मानूंगा नहीं। क्यों नहीं मानूंगा पहले एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड? क्यों? क्योंकि बेटा वो उसके ऊपर आईजीएसटी दिया है, और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्न नया डेफिनेशन क्या कहता है? जो अंडर बॉन्ड हो या 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक क्लियरेंस हो। तो ऐसे सिचुएशन में पहला तो मैं कंसिडर करूंगा नहीं, दूसरा डोमेस्टिक क्लियरेंस हुआ है, तीसरा ईओयू है तो ईओयू भी कंसीडर नहीं होगा, और चौथा उन्होंने क्लियर कहा है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स, और ये मान के चलते हैं कि वो अंडर बॉन्ड है। जब कुछ नहीं दिया हो तो मान के चलना पड़ता है कि अंडर बॉन्ड है। तो फिर ये चौथा वाला ही जीरो रेटेड माना जाएगा जो 6 लाख का है। आई रिपीट, ये चौथा वाला ही जीरो रेटेड माना जाएगा जो 6 लाख का है। ओके, तो ये जो 6 लाख या डोमेस्टिक क्लियरेंस का 1.5%। अब वो सर डोमेस्टिक क्लियरेंस तो यहाँ पे जो देखा जाए तो वो अब तो 3 हो गए, ये हो गया बी, फिर ईओयू वाला हो गया, और ये एक्सपोर्ट वाला हो गया। नहीं, देखो मैं डोमेस्टिक क्लियरेंस का जो फॉर्मूला 1.5 का लगाऊंगा तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स, कितने वैल्यू का, कितने एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी का या अप्रोक्सीमेटली सेम क्वांटिटी का इंडिया में क्लियर होता है, उसकी डोमेस्टिक वैल्यू। इसलिए मैं बी की डोमेस्टिक वैल्यू नहीं लूंगा, ईओ की नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने जो एडिशनल डेटा जो यहाँ टाइप नहीं हो पाया मैं आपको दे रहा हूँ कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स, आई रिपीट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स, और मैंने ये एडिशनल डेटा दिया है कि अगर सिमिलरली गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई हो तो 10 लाख वैल्यू है। तो फिर मैं यहाँ सिर्फ वैसा ही सिमिलर गुड्स जो एग्जाम कैटेगरी का है, डोमेस्टिकली क्लियरेंस होता है, उसकी ही वैल्यू कंसीडर करूंगा, लगभग सेम क्वांटिटी का वो होना चाहिए। तो उसकी 10 लाख दिए बेटा, तो 1.5 ऑफ 10 लाख यानी कितना होता है? 15 लाख। 15 लाख या 6 लाख, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखते हो तो फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिया है नेट आईटीसी। हाँ, अब नेट आईटीसी लेते हो, अब मुझे फॉर्मूला में नेट आईटीसी भी लेना है, तो इसमें इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का लिया जाता है, कैपिटल गुड्स का नहीं। तो इनपुट का 10,50,000 और इनपुट सर्विस का आउटडोर कैटरिंग ये तो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, इसलिए 18,000 डिडक्ट करके जो बचता है तो यहाँ पे 3,50,000
प्लस 18,000 डिडक्ट कर दो तो 1,82,000, तो 5,32,000 नेट ITC है क्या यहाँ पे? आपका नेट ITC 5,32,000 आया है। उसके बाद में टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 6 लाख या 1.5 टाइम्स ऑफ 10 लाख यानी 11,50,000 जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके 11 लाख, तो विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर क्या होगा बेटा? 6 लाख रुपए कंसीडर किया जाएगा। टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कुछ नहीं है, टोटल एडजस्टेड टर्न ओवर 28 लाख पूरा लेंगे, इवन हम ईओयू का भी लेंगे और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा के मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है बेटा, तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं यहाँ। अब ये क्या कहता है, देखो, Y Limited provides following details of September 2018 for computation of refund claim under Rule 89(4) of CGST rules. Compute the eligible claim under the said rule assuming that other conditions are fulfilled. Particulars amount in rupees. थोड़ा इधर उधर सेटिंग हो गया, देख लेना आपने। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC 5 लाख, ITC availed during the period which include the claim of refund made 5 lakhs, eligible under 89(4)A और 4B। अच्छा 89(4)A और 4B, ठीक है। Zero rated supply of goods made during the period without payment of tax under bond which includes supply of 1 crore for which refund claim is made 89(4)A 4B यानी टोटल 6 करोड़। सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई डोमेस्टिकली सप्लाइड 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं 3 करोड़ रुपए। हाँ यहाँ एक नोट डाल देना, similar quantity to zero rated supply। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब ये जो डोमेस्टिक क्लियरेंस कर रहे हो आप, वो जो है उतनी ही क्वांटिटी का है जितने क्वांटिटी का आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया 6 करोड़ का, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी का वो 3 करोड़ डोमेस्टिकली क्लियर कर रहा है। ठीक है, ये आपने, तो बेटा देखो, जब आप मैक्सिमम रिफंड क्लेम करोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट ITC। नेट ITC लेते वक्त आप सिर्फ जो है यहाँ पे जितना टैक्स पीरियड में ITC लिया वही लोगे, यानी ओपनिंग बैलेंस ऐड नहीं होता उसमें अंदर। ये टैक्स पीरियड में आपने जितना नेट ITC लिया है और वो भी इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज का, तो एक नोट दे देना कि हमने सिर्फ ये जो ITC अवेल दिया है वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का है, इसमें कैपिटल गुड्स का कवर्ड नहीं है। हाँ ये नोट डाल दो तो अच्छी बात है, तो इसमें कैपिटल गुड्स का कवर्ड नहीं है, सिर्फ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का है। अब उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि 89(4)A 4B का ITC 5 लाख है, तो 5 लाख डिडक्ट कर दिया तो ये हमारे फॉर्मूला के लिए 20 लाख बच जाएगा। तो ये 20 लाख रुपए नेट ITC आपका आएगा, क्योंकि 89(4)A 4B अब जब खुद ही बोल दिया तो दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे, या फिर वो ऐसा भी बोल सकते थे कि 5 लाख का ऐसा ITC जिसका रिफंड क्लेम किया है सर, ओके, तो फिर रिफंड क्लेम कर लिया है तो इसका मतलब समझ जाना 89(4)A 4B का है, तो 20 लाख हुआ। फिर आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो 6 करोड़ का है, वो अंडर बॉन्ड है, पर उसमें 89(4)A 4B का 1 करोड़ है, मतलब ये 5 CR ही आपका जो है, क्योंकि 89(4)A 4B कंसिडर नहीं होगा तो ये 5 CR जो है वही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है आपका, और ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो डोमेस्टिक क्लियरेंस 3 करोड़ का दिया है, तो आपका जीरो रेटेड नेट ITC 20 लाख आ गया। चलो फटाफट चेक कर लेते हैं, हमारा नेट ITC कितना है? 20 लाख, करेक्ट। उसके बाद में हमारा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 5 करोड़, 5 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ ही लेंगे एक्चुअल, क्योंकि 1 करोड़ का तो 89(4)A हुआ, या 1.5% ऑफ 3 करोड़, क्योंकि इंडिया में जब क्लियर करो तो उसका 1.5% यानी 4 करोड़ 50 लाख, विच एवर इज लोअर, तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड 4 करोड़ 50 लाख हुआ। इज इट क्लियर? विच एवर इज लोअर। उसके बाद में आपका टोटल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर बेटा कितना होगा? तो आपका टोटल टर्नओवर होगा 6 करोड़
प्लस 3 करोड़ यानी 9 करोड़ माइनस माइनस 89,4A का कितना है आपका, माइनस 1 करोड़, यानी 89,4A का 1 करोड़, यानी 5 + 3 8 करोड़ का आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आएगा। और अगर आप फार्मूला लगाओगे तो ये फार्मूला के हिसाब से आपका रिफंड जो आएगा, रिफंड निकाला नहीं है क्या इसमें, सो मैक्सिमम रिफंड निकाला है, मैक्सिमम रिफंड अंडर 89,4 है, तो ये फार्मूला से आपका 11,25,000 आएगा। तो बेटा ये जो है ये रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे जो हमारे क्वेश्चन में अपडेट हुए हैं, मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो वेल नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। इसके कुछ क्वेश्चंस में मैंने मई की जो अमेंडमेंट हुई एज वेल एज नवंबर की उसके हिसाब से चेंज किया है। तो ये चैप्टर में एग्जम्पशन अंडर जीएसटी क्वेश्चन नंबर 29 में एक चेंज है। ये चेंज का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्लैरिफिकेशन आया था, अगर आपको याद होगा तो, कि पिनाल इंटरेस्ट का एक क्लैरिफिकेशन याद आया। सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया था कि पिनाल इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का ही पार्ट है और इंटरेस्ट के डेफिनेशन के इसमें कवर होता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट अगर बैंक चार्जेस करती है और उसका पिनाल इंटरेस्ट लेती है तो पहले क्या था, पहले कन्फ्यूजन था, पहले वो टैक्सेबल था, लेकिन अब जो है पिनाल इंटरेस्ट का ही पार्ट होने की वजह से वो एग्जम्पशन माना जाएगा, जो इंटरेस्ट को एग्जम्पशन दिया गया है। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे Drew Bank Limited furnishes the following information relating to a service provided during the month of December 2020. Compute the value of taxable service and GST payable. First, amount of commission received on debt collection services 10 lakhs. Discount earned on bill discounted 6 lakhs. तो पहला तो ये बेटा कमीशन रिसीव ऑन डेप्ट कलेक्शन सर्विसेज, तो बैंकिंग की सभी सर्विसेज वैसे तो आपको बताओ क्या टैक्सेबल है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिस्काउंट, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट और डिस्काउंटिंग, हाँ डिस्काउंटिंग भी एग्जाम्प्ट है। तो जहाँ तक है पहला टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, डिस्काउंट अर्न ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग जो है जहाँ तक है दोनों भी यहाँ पे ये एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद में डीलिंग इन सेल और परचेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है, और सेल परचेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ सिक्योरिटीज में क्लासीफाई होता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चार्जेस रिसीव ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी एक्सटेंडेड, ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल, तो इसलिए ये टैक्सेबल होगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये प्रॉब्लम में चेंज आएगा और वो है पेनाल इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर डिले इन रीपेमेंट ऑफ लोन। पहले क्या था कि पेनाल इंटरेस्ट पे क्लियर ये व्यू था कि भाई टैक्सेबल होगा, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ गया है। हमने एक के सर्कुलर, अगर आपको अमेंडमेंट याद होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में मई की जो अमेंडमेंट थी, और मई की अमेंडमेंट में ये था, दो सिचुएशन थी कि एक सेलर ने ही पिनाल इंटरेस्ट लगाया है क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी, तो सेलर जो सप्लाई कर रहा है उसके वैल्यू में ऐड होगा, लेकिन बैंक ने लगाया तो वो पिनाल इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। तो ये बेटा अभी एग्जम्प्ट होगा, ये ऐड नहीं होगा। कमीशन रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर टू अ गवर्नमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन टैक्सेबल होगा। ओके, इंटरेस्ट अर्न ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन ये एग्जाम्प्ट होगा बेटा, क्योंकि रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन एक ये जो आरबीआई के साथ लेंडिंग और बोरोइंग का ट्रांजेक्शन होता है, और उस पर का इंटरेस्ट इन्हें लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का ही इंटरेस्ट माना जाता है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल रहेगा। एंड अमाउंट कलेक्टेड टुवर्ड सर्विस प्रोवाइडेड टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर टू प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसको एग्जाम्पशन है। अगर आप सब एग्जाम्पशन पढ़ो तो ये एग्जाम्पशन है, शायद आपने नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने लिस्ट में दिया है। ओके, हमारे जो 100 एग्जाम्पशंस, अप्रोक्सीमेटली 100 एग्जाम्पशंस है, उसमें ये एग्जाम्पशंस दिया है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसलिए बेटा यहाँ पे देखो पहला टैक्सेबल है 10 लाख। ओके, डिस्काउंटिंग जो है वो टैक्सेबल नहीं है। डीलिंग सेल और परचेस नहीं है। चार्जेस रिसीव एंड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये टैक्सेबल है।
उसके बाद में पिनॉल इंटरेस्ट अब टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि मई की अमेंडमेंट आपको याद है, इसलिए अब ये टैक्सेबल नहीं होगा। कमीशन जो है वो टैक्सेबल हुआ। इंटरेस्ट ऑन रिवर्स रेपो वो भी टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये एग्जाम्प्ट है। इस तरह से उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाली बेटा। और मैंने जो है यहाँ पे रीज़न भी दिए हैं, तो आप रीज़न ये देख सकते हो, और एग्ज़ाम में शॉर्ट में समरी में रीजंस देना। इतना डिटेल में देने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन क्या है कि जब सजेस्टेड आंसर में रीजंस होते हैं तो बहुत डिटेल में होते हैं, तो डिटेल में होने की वजह से ठीक है, मेरा काम है कि ये सब डिटेल में दे दूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में शॉर्ट में भी लिख सकते हो। और मैंने ये जो है ये नोटिफिकेशन जो इंटरेस्ट वाला नोटिफिकेशन है, कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट या डिस्काउंटिंग जो है वो एग्जम्प्ट होता है। तो इंटरेस्ट के डेफिनेशन में पेनल इंटरेस्ट आता है, इसलिए पेनल इंटरेस्ट जो रिकवर होगा वो भी एग्जम्प्ट किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने देखा रिगार्डिंग टू ये जो पहला क्वेश्चन जहाँ मैंने चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे मिस्टर नागार्जुन, रजिस्टर्ड सप्लायर चेन्नई, हैज़ रिसीव्ड अ फॉलोइंग अमाउंट in respect of the activities undertaken by him during the month ended on 30th September 2017. Now, amount charged for the service provided to recognized sport body as a selector of national team 50,000. Commission received as an insurance agent from insurance company. Third, amount charged as a business correspondent. Make the correction here. Okay. Yes, in this problem I am doing this correction. ये correction कर लेना. Now here I don't facilitator. Data. Okay, so amount charged as a business facilitator for the service provided to urban branch of nationalized bank with respect to saving bank account. Next, service to foreign diplomatic mission located in India and funeral services. He received the services from unregistered GTA for his business and blah blah blah. चलो ठीक है, सबसे पहले तो ये खत्म करते पहला पॉइंट। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी एज ए सिलेक्टर ऑफ नेशनल सीन। देखो, एज अ प्लेयर, अंपायर, रेफरी जो है उनको एग्जम्पशन दिया गया है अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दिया जाए। एज अ सिलेक्टर इसको एग्जम्पशन नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल होगा। दूसरा, कमीशन रिसीव्ड एज ए इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, हाँ इसके ऊपर टैक्स आता है, पर ये रिवर चार्ज में, सो दैट मिस्टर नागार्जुन के स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा। रिवर चार्ज में इसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए नागार्जुन पे लाइबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा, बिजनेस चार्ज amount charged as a business facilitator for the service provided to urban branch of nationalized bank with respect to saving bank account। तो अगर आपको याद होगा तो मई में ये एंट्री थी कि बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर हाँ करस्पॉन्डेंट होगा तो फैसिलिटेटर कर देना। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ये सर्विसेज दे रहा है और बैंक को दे रहा है तो केस में रिवर चार्ज है, तो नागार्जुन पे लाइबिलिटी नहीं आएगी। रिवर चार्ज इस पे टैक्स आएगा, पर रिवर चार्ज में लाइबिलिटी यहाँ पे बैंक्स पे आएगी। इससे तो देखो, नेक्स्ट, सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वो एग्जाम्प्ट है, सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वो टैक्सेबल है और इसके ऊपर टैक्स आएगा। और फ्यूनरल सर्विस तो शेड्यूल 3 की सर्विसेज है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, ही रिसीव द सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड गुड्स जीटीए फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटी रिलेटिंग टू 1 to 3 अबव एंड पेड फ्रेट ऑफ 45,000। हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 9,90,000। मतलब क्या, अनरजिस्टर्ड जीटीए से उसने सर्विस लिया। अब देखो बेटा, अनरजिस्टर्ड है मतलब सीधी बात है कि वो 12% का ऑप्शन ऑफ नहीं कर रहा होगा, 5% के ऑप्शन में भी, वो भी रिवर चार्ज में। क्यों? क्योंकि हमारा नागार्जुन जो है ये नागार्जुन रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर नागार्जुन यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है तो कंसेप्ट है कि जीटीए ने अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को या नोटिफाइड पर्सन को सर्विसेज दिया तो वो सिचुएशन में रिवर चार्ज लगेगा। इसलिए ये सिचुएशन में यहाँ पे 45,000 वैल्यू में कंसिडर किया जाएगा और ये यहाँ पे रिवर चार्ज की लाइबिलिटी आएगी। All transactions stated above are intrastate transaction and also are exclusive of GST. You are required to calculate gross value of taxable supply on which GST is payable by Mr. Nagarjun. आपको ये नहीं निकालना है कि कितने टर्नओवर पे टैक्स आएगा, आपको कि नागार्जुन के टर्नओवर कितने टर्नओवर पे टैक्स आएगा, मतलब आपको वो एक्सक्लूड करना है जहाँ रिवर्स चार्ज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 कवर हो गया और उसके बाद में 28,000 कवर हो गया जिसके ऊपर टैक्स है, और इधर 30 था, सॉरी
45,000 रिवर चार्ज वाला ये कवर हो गया। और बेटा नोट नंबर 3 में बस एक करेक्शन कर लेना, ये लाइन की जगह आपने ये गलती से लाइन यहाँ प्रिंट हुई है, मैंने करेक्ट कर लिया है ये शीट में, लेकिन आइदर आप करेक्टेड शीट डाउनलोड करो या अदरवाइज जो है यहाँ पे बस इतने ही कलेक्ट करना कि बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देता है तो आरसीएम है। ओके तो बस आपको इतना ही लिखना है कि बिजनेस फैसिलिटेटर इफ प्रोवाइड द सर्विसेज टू बैंक्स, ओके इन दैट सिचुएशन रिवर्स चार्ज इज अप्लीकेबल। इसलिए लास्ट लाइन जो है, ये लास्ट लाइन जो है यहाँ पे नेशनलाइज बैंक पे आरसीएम आएगा। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो ये जो है ये अर्बन एरिया में है, यानी ये सर्विस अर्बन एरिया में है इसलिए टैक्स आएगा और रिवर्स चार्ज में आएगा। लेकिन अगर यही सर्विस रूरल एरिया में होती तो फिर एग्जम्पशन मिल जाता, मतलब मैंने वो भी नोट दिया है। पहले तो आपको ये देखना है कि बिजनेस फैसिलिटेटर अगर ये बैंक को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज में, यानी बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी। पर अगर ये रूरल एरिया में होता तो इसको एग्जम्पशन मिलता, लेकिन ये अर्बन एरिया में सर्विस दिया इसलिए रिवर्स चार्ज आएगा और नेशनलाइज बैंक पे इसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। बस इतना ही आपको करेक्शन कर लेना है, बाकी तो नोट्स आप रीड कर सकते हो, मैंने डिटेल में यहाँ पे दिया है। तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 41। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज payable in following independent cases. First, Amar Jyoti Charitable Trust registered under section 1023C5 of Income Tax Act manage a temple in Shahadra, Delhi. It has given a rent a community hall located within temple premises to public celebration of New Year evening. Rent charge is 9,500. अगर आपको एक एग्जम्पशन याद होगा तो एक एग्जम्पशन है रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब प्रेसिंग्स है ना आजू बाजू का, अगर प्रेसिंग्स दिया टेम्पल का बाय ओन एंड कंट्रोल बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन 1023C5 में रजिस्टर्ड है, तो उनको एक लिमिट तक एग्जम्पशन मिलता है अगर आपको याद होगा तो ऐसे सिचुएशन में रूम होगा तो अब बिलो 1000 तक का एग्जम्पशन मिलता है। कम्युनिटी हॉल वगैरह होगा तो 10,000 पर डे का एग्जम्पशन मिलता है। ओके और कोई बिजनेस प्रीमाइसेस होगी तो 10,000 पर मंथ तक का एग्जम्पशन मिलता है। तो ये पहले केस में एग्जम्पशन तो मिलेगा क्योंकि अगर ये 9,500 एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन क्या है कि ये केस में खास बात ये थी कि 9,000 पर डे लिखा है या पर मंथ लिखा है या क्या लिखा है, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया है। इसलिए आंसर देते वक्त तो ये ठीक है कि एग्जाम्पशन मिलेगा, पर मैंने दोनों तरह से आंसर दिया है कि यहाँ पे अगर उसका 10,000 लेस देन 10,000 पर डे होगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा। हाउएवर लास्ट लाइन एक मैंने और दे दी, हाउएवर इफ एग्जाम्पशन डज नॉट अप्लाई वेयर रेंटिंग चार्जेस ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ कम्युनिटी हॉल और कल्याण मंडपम और ओपन एरिया 10,000 और मोर पर डे। तो मैं अगर ये एज्यूम करके चलूँ कि ये रेंट जो है 9,500 पर डे है तो डेफिनेटली एग्जम्पशन मिल जाएगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे ओके 10,000 या उससे ज़्यादा होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा पर डे का। तो हम वही एज्यूम करके चलते हैं पर डे है करके, और कॉमन सेंस भी यही कहता है बेटा कि पर डे होना चाहिए। अगर ये पर मंथ होगा, आई रिपीट पर मंथ होगा, तो फिर तो वो तो 10,000 पर डे से डिवाइडेड बाय 31 कर दो तो 10,000 पर डे से कम ही आना है। तो कॉमन सेंस भी तो यही कहता है कि एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। सेकंड, स्पीड पोस्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, ये गूगली क्वेश्चन है। क्या होगा कि भाई ये इंटर से या आईपीसी से आपके दिमाग में भरा हुआ है कि अगर पोस्ट डिपार्टमेंट ने स्पीड पोस्ट सर्विस दी तो टैक्सेबल है। ख्याल रहे, पोस्ट डिपार्टमेंट ने स्पीड पोस्ट सर्विस दी टू एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, अदर देन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, तो फिर वो सिचुएशन में यहाँ पे एक टैक्सेबल है। यह सर्विस नॉर्मल पर्सन को नहीं दी है, यहाँ पे सर्विस जो है बोला है यूनियन टेरिटरी को दिया, तो ये कंटिन्यू एग्जाम में रहेगी। टैक्सेबल कब होगी? जब स्पीड पोस्ट सर्विस प्रोवाइड की और वो एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया तो ही टैक्सेबल किया जाएगा। थर्ड बेटा, XY लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर 7 ट्रक्स टू जग्गी ट्रांसपोर्टर ऑफ दिल्ली, a good transport agency,
for transporting the goods to in central and west Delhi. The hiring charges for the truck are around 6,200 per truck per day. अब मैं आपको ये बात बता दूं, एक एग्जम्पशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपको मिल जाएगा कि अगर आपने मोटर व्हीकल हायर पे दिया, और मोटर व्हीकल आपको याद होगा तो बसेस हायर पे दिया, ओके, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अभी एक अमेंडमेंट थी में कि ई बसेस आपने दिया कॉरपोरेशन को, और उसमें था कि कोई भी मोटर व्हीकल अगर आप जीटीए को देते हो, उसी में ही अगर आप जीटीए को देते हो तो एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे हायरिंग पे दिया 7 ट्रक और जीटीए को दिया तो कंप्लीट एग्जम्पशन मिलेगा, सेपरेट टैक्स नहीं आएगा। और लास्ट यहाँ पे गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रिसीव्ड ₹9,000 पर मंथ एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर फॉर सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर। अब जैसे इसके ऊपर एक लास्ट टाइम क्लैरिफिकेशन आया था और मेरे थोड़ा क्वेश्चन यार में रॉन्ग प्रिंट हुआ था, जो करेक्शन कर लेता हूँ। क्या है कि 7,500 से ज़्यादा अगर यहाँ पे रिम्बर्समेंट है और अपने मेंबर से है तो फुल अमाउंट पे टैक्स आएगा, मतलब 9,000 माइनस 7,500 एंड बचा हुआ 1,500 पे नहीं, फुल अमाउंट पे यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसे केस में ये 9,000 जो है, ये 9,000 फुल अमाउंट पे टैक्स आएगा बेटा, ओके, और 1,500 रुपये उस पर टैक्स नहीं आएगा, टोटल 9,000 पे ही टैक्स आएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पशन चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। एमसीक्यू तो मैंने थोड़ा करेक्शन कर लिया, आप देख लेना, बाकी तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक देख लेंगे और बाद में लास्ट में रजिस्ट्रेशन। वेल, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, छोटे चेंजेस हैं रिटर्न में। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे ऑडिट के साथ फॉर्म 9C में रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद है तो सेक्शन 35(5) में ऑडिट की लिमिट जो दी है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सिड्स 2 करोड़ की लिमिट दी है। तो उसके साथ आपको फॉर्म 9C में रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है, ओके, ऑडिटेड स्टेटमेंट के साथ, अगर आप ऑडिट में हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें एक छोटी अमेंडमेंट हुई, स्पेशली ईयर 2018-19, आई रिपीट, स्पेशली ईयर 2018 और 19 के लिए उन्होंने एक बेनिफिट ये दिया कि यहाँ आपको GSTR 9C तभी देना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा। यानी वैसे नॉर्मली हर साल के लिए 2 ही करोड़ है, लेकिन ये फिनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने जो लिमिट दिया है 18-19 के लिए, तो वो जो दिया है 5 करोड़, मतलब ऑडिट लिमिट जो दी गई यहाँ पे GST ऑडिट लिमिट वो 5 करोड़ दी, जहाँ GSTR 9C आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़ो में स्पेशल बेनिफिट ओनली फॉर 1 ईयर है और वो है 18-19, बाकी सब ईयर के लिए लिमिट जो रहेगी 2 करोड़ सी रहेगी। ठीक है, तो ये एक चेंज था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में, who are required to furnish annual return and what is the due date of filing annual return। तो किसने एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए, ये तो हमने देखा कि ऑल टैक्स पेयर जो GSTR 1 और GSTR 3 भी दे रहे सबको एनुअल रिटर्न है, लेकिन CTP को एनुअल रिटर्न नहीं है, NRTP को नहीं है, ISD को नहीं है, TDS डिडक्टर को नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो जिसके ऑडिट C&AG कर रहा है या ऑडिटर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कर रहा है, उनको यहाँ पे एनुअल रिटर्न की देने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडमेंट अगर आपको याद होगी तो अमेंडमेंट में अब ये जो एनुअल रिटर्न की डेट जो है 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये डेट एक्सटेंशन का पावर कमिश्नर को दिया है। तो हमने देखा था कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड। कमिश्नर जो है ओके, ये एनुअल रिटर्न का डेट एक्सटेंड कर सकता है, और अगर कोई स्टेट कमिश्नर ने या यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर ने एक्सटेंड किया तो ये समझा जाएगा कि सेंट्रल कमिश्नर ने भी जो है एक्सटेंड कर दिया है। और रिटर्न वैसे नॉर्मल डेट जो है 31 दिसंबर है, पर ये डेट जो है एक्सटेंड भी हो सकती है। बस यही था, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है। And which are the following shall be discharged first while discharge the liability of taxable person
all dues related to previous tax period, all dues related to current tax period, demand raised under section 73 74 and no such condition amended। तो बेटा यहाँ पे जो है ये करेक्शन थी, गलती से प्रिंट हो गया था यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शन। लेकिन जब भी आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर से लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है तो वो सिचुएशन में पहले पुराने ड्यूज आपके एडजस्ट होते हैं और बाद में करंट ड्यूज और बाद में डिमांड अंडर सेक्शन 73 74, तो उसका आंसर जो है ए आएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटे से चेंजेस थे, हमने कंप्लीट किया। और बाकी ऑडिट और अकाउंट में तो एक छोटा सा चेंज है, वो आपने पढ़ लेना। अब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और लास्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में जहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है, और वो क्वेरी वैलिड क्वेरी है। क्वेरी ये है कि एग्जाम्पल लो महाराष्ट्र एंड मणिपुर। महाराष्ट्र में थ्रेशोल्ड जो है नॉर्मल थ्रेशोल्ड 20 लाख और एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स तो 40 लाख का थ्रेशोल्ड है, और मणिपुर में थ्रेशोल्ड 10 लाख का है। अब समझ लो मेरा एक ब्रांच मणिपुर में है और दूसरा ब्रांच महाराष्ट्र में है, और दोनों का मिला के मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख हुआ है। आई रिपीट, दोनों का मिला के मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख हुआ है। एग्जाम्पल लो महाराष्ट्र में 10 लाख और मणिपुर में 5 लाख, ऐसा टोटल मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख हुआ। अब दोस्तों ये 15 लाख जो है, ये 15 लाख में मणिपुर का जो मेरा ब्रांच है उसके एंगल से देखो तो टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर महाराष्ट्र के एंगल से देखो तो टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से नीचे है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज भी मैं वही ओपिनियन का हूँ। लेकिन ICAI ने इसके ऊपर अलग व्यू लिया है। ठीक है, आई रिपीट, ICAI ने अलग व्यू लिया है। यहाँ पे दोस्तों ICAI ने ये व्यू लिया है कि नहीं, अगर मणिपुर में रजिस्ट्रेशन हो गया तो मुझे महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इवन दो महाराष्ट्र की ब्रांच का मेरा टर्नओवर 10 लाख है और एग्रीगेट टर्नओवर क्यों ना मेरा 20 लाख है, 20 लाख से नीचे है या 40 लाख से नीचे है। लेकिन अगर आपने कोई एक जगह रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको सभी जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिशन लेवी में हमने डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था हमने कंपोजिशन लेवी में? कंपोजिशन लेवी में हमने ये डिस्कशन किया था यहाँ पे कि अगर कोई एक ब्रांच को कंपोजिशन लेवी ऑफ करनी है तो आपको सभी को करनी पड़ेगी, और कोई एक नहीं ले पाया तो कोई नहीं करेगा। वैसे कुछ थीम, सिमिलर थीम जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड में है। थ्रेशोल्ड में क्या सिमिलर थीम है? तो थ्रेशोल्ड में ये है कि यहाँ पे एक ब्रांच कोई भी रजिस्टर्ड हो गई किसी के रीज़न, कोई भी रीज़न की वजह से, जैसे मणिपुर, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो आपकी सभी ब्रांचेस यहाँ पे रजिस्टर्ड ब्रांचेस मानी जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलो बेटा, ये सभी स्टूडेंट्स पॉइंट ध्यान में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है यहाँ ICAI इंटरप्रिटेशन जो है फॉलो करना है। मतलब आपको जो है मेरा ओपिनियन बाजू में रखना है। मैं अपने ओपिनियन में आज भी बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन आपको ICAI का इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है, क्योंकि आपको मार्क्स लेने एग्जाम में, और आपको एग्जाम में फिलहाल ये लिखना है कि अगर कोई भी एक ब्रांच का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जैसे मणिपुर, तो आपको सभी ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्यों ना महाराष्ट्र में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है या 40 लाख से नीचे है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ क्या अमेंडमेंट हुई है, और मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में मैंने जो है अमेंडमेंट, आप खुद रीड कर सकते हो, इसलिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा रजिस्ट्रेशन के, कि मैंने स्पेसिफिक कर दिया है बहुत सी जगह कि भाई ये एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिल सकता है अगर वो नोटिफाइड स्टेट में नहीं है जहाँ 40 लाख अप्लीकेबल नहीं है, तो 40 लाख का लिमिट उसको मिल सकता है। तो बस यही एक अमेंडमेंट बहुत सी जगह की है, बाकी तो बेटा वही है जो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। तो देखो, जैसे हुआ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर मॉडल ऑफ GST लॉ। मॉडल ऑफ GST लॉ में सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो सेक्शन 22 में जो है नॉर्मल जनरल लिमिट है 20 लाख। कुछ स्पेसिफाइड स्टेट में या मैक्सिमम स्टेट में जो है मैंने चार्ट बना के दिया था 40 लाख, और सेक्शन
स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में स्पेशली 4 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में जो है यहाँ पे 10 लाख। आपको याद होगा तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो मणिपुर नागालैंड वगैरह ऐसे 4 स्टेट मैंने लिए थे जहाँ पे जो लिमिट अप्लीकेबल है वो 10 लाख लिमिट अप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बस मैंने इतना ही चेंज किया कि इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, ओके, दिस रेशियो लिमिट रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी इज 10 लाख। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इन 4 स्टेट जैसे मणिपुर, यहाँ पे मेघालय, नागालैंड, तो यहाँ त्रिपुरा, यहाँ पे जो लिमिट होगी वो लिमिट 10 लाख लिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट छोड़ के बाकी स्टेट में जो है लिमिट 10 लाख ली जाएगी। हाँ, अब एक प्रोविजो जो ऐड हुई है अमेंडमेंट के हिसाब से, अगर आपको याद होगी तो अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के रिक्वेस्ट पे, हाँ कुछ स्टेट के रिक्वेस्ट पे सॉरी, 20 लाख की लिमिट 40 लाख हो सकती है अगर वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। ये प्रोविजो मैंने ऐड कर दिए, इसलिए यहाँ पे यस ये प्रोविजो के हिसाब से, आई रिपीट ये प्रोविजो के हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स है और स्टेट रिकमेंड करता है तो लिमिट 40 लाख तक जा सकती है, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए जो 10 लाख था वो बढ़ाकर 20 लाख किया जा सकता है। ये भी अमेंडमेंट हमने देखा था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेक्शन 23 वो तो पहले हो गया हमारा कि कुछ स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अब 20 लाख ले चुके हैं और जो है 10 लाख की लिमिट सिर्फ 4 स्टेट के लिए है। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो इवन दो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। और as per section 23(1) of this act, an agriculturist in respect of supply of agriculture produce and also may any person exclusively making non-taxable or wholly exempt supply need not to get registration। तो सेक्शन 23 के 23(1) के हिसाब से कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो also a total tax on which liable to be paid by recipient of such goods or services under 9(3) of CGST Act as a category of person exempted from obtaining registration under GST। और 9(3) में अगर आपको लॉयर की लीगल सर्विस याद होगी जो कम्प्लीटली रिवर्स चार्ज में है तो लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ लाइबिलिटी कम्प्लीटली रिसिपिएंट की है तो वो केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बस ये था, अलग अलग लिमिट के लिए था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। Mr. Ashwin is a farmer with annual turnover in relation to agriculture of 15 lakhs 50,000 lakhs since 15 lakhs 50,000 दिया ही है। Since it agriculture income it is exempt from GST. However, Mr. Ashwin also supplies plastic bags worth rupees 5 lakhs 50,000 being a taxable supply along with his crop and charges separately for this. Is Mr. Ashwin required to register under GST? Advice। थोड़ा यहाँ अभी तक व्यू पर क्लैरिटी नहीं है और मैंने दोनों टाइप के व्यूज़ यहाँ दिए हैं। अब ये प्रॉब्लम में मैंने दिए अलग व्यू दिया है, आगे वाले प्रॉब्लम में मैंने अलग व्यू लिया है। मैंने दोनों व्यू दिए हैं। एग्ज़ाम में आपकी मर्ज़ी आपको कौन सा व्यू फॉलो करना है। जैसे एग्रीकल्चर जो सप्लाई है मोस्टली एग्रीकल्चर सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, और सेक्शन 23 ये कहता है कि आप एक्सक्लूसिवली एंगेज है। आई रिपीट, सेक्शन 23 कहता है अगर आप एक्सक्लूसिवली एंगेज है किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, और आप जहाँ तक है एग्रीकल्चरिस्ट हो तो वो केस में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन 23 आप पढ़े तो आज भी क्लैरिटी नहीं है कि समझ लो मेरा एग्रीकल्चर का टर्नओवर है और अदर टर्नओवर है, तो एग्रीकल्चर का टर्नओवर मैं एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि सेक्शन 23 कहता है कि अगर आपका एग्रीकल्चर टर्नओवर है तो आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर मेरा ओनली एग्रीकल्चरिस्ट टर्नओवर होता तो मैं नहीं रजिस्ट्रेशन करता। लेकिन यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरा एग्रीकल्चर के साथ अगर अदर टर्नओवर, और एग्रीकल्चर टर्नओवर एग्जम्प्ट है, अदर टर्नओवर टैक्सेबल है, और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अगर मैं लूँ, आई रिपीट एग्रीगेट टर्नओवर की मैं डेफिनेशन लूँ तो उसमें एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर और एग्जाम सप्लाई में वोनली एग्जाम या नॉन टैक्सेबल भी कवर हो जाता है। तो एक व्यू ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर में अगर आपका एग्रीकल्चर के साथ कोई अदर टर्नओवर होगा तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी 15,50,000 प्लस 5,50,000 यानी
21 लैक्स जो है आपका टर्नओवर बनता है। और ये अगर 21 लैक्स आपका टर्नओवर बनता है, देखिए बेटा 21 लैक्स का आपका टर्नओवर बनता है, तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या। अगर आप ओनली सॉरी अगर आप गुड्स प्लस सर्विस में हो तो 20 लाख की लिमिट है, और एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो 40 लाख की लिमिट है। तो 40 लाख की लिमिट हम अगर ये अज्यूम करेंगे कि आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, तो वो सिचुएशन में 40 लाख की लिमिट मिलेगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 21 लैक्स ही हुआ, और इसमें मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इनकम ऐड कर रहा हूँ। तो 21 लैक्स हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे 20 लाख की लिमिट लेते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मेरे हिसाब से 20 लाख का तो लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि 20 लाख की लिमिट तभी लूँगा जब मैं गुड्स प्लस सर्विस दूंगा या ओनली सर्विस दूंगा। यहाँ प्रॉब्लम देखने के बाद ये पता चलता है कि मैं तो सिर्फ एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दूसरा प्लास्टिक बैग्स है, मतलब दोनों मैं गुड्स ही सप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 40 लैक्स की लिमिट मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 लैक्स की लिमिट के बारे में हमने देखा। उसके बाद में डीलर हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये नोट जो है ये नोट मैंने निकाल लिया है। ओके वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नोट वहां से मैंने स्क्रैच कर दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में भी मैंने वही चेंज किया है बेटा। देखो यहाँ पे डीलर एक्स हैज 2 ऑफिसेस, वन इन दिल्ली एंड अनदर इन हरियाणा। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बोथ ऑफिसेस 25 लैक्स। डिटरमाइन वेदर एक्स रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखो अब एक दिल्ली में है और दूसरा हरियाणा है, मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में नहीं है, और दोनों का टर्नओवर जो है यहाँ पे 25 लाख है। अगर मैं ये लेके चलूँ कि दे आर एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखो कहा कि डीलर है और दिल्ली और हरियाणा है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बोथ इज 25 लैक्स। तो डीलर है, तो डीलर है तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई ऑफ गुड्स में ही होगा। तो यहाँ पे मैं ये अज्यूम करता हूँ कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स में है, और लिमिट जो अप्लीकेबल होगी वो 40 लैक्स की अप्लीकेबल होगी, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम चेंजेस मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो आंसर चेंज किए है, बस इस 40 लैक्स की लिमिट को कंसिडर करके ही चेंज किए, इसलिए बहुत सी जगह आप जो है इजीली समझ सकते हो और उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। यहाँ पे अगेन मैंने ये अज्यूम किया है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी देखो, रोहन ऑयल पंजाब इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल। एग्जामिन वेदर रोहन ऑयल इज रिक्वायर्ड टू टेक ए रजिस्ट्रेशन। तो वही आंसर दिया है कि वैसे तो लिमिट 20 लाख है, लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में होगा तो 40 लाख लिया जाएगा। और दूसरी बात बेटा, वो पेट्रोल नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्यों ना हो, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लिया जाता है, क्योंकि एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, इसलिए वो भी कंसिडर होगा। और दोनों का टर्नओवर मिला के नॉर्मली 20 लैक्स और एक्सक्लूसिव एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 40 लैक्स का लिमिट उसको मिल सकता है। ओके, तो यही आंसर मैंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, हाँ ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 18 लेना चाहूँगा। मिसेस उषा इंटरप्राइजेस हैज इफेक्टेड फॉलोइंग सप्लाईज विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो बेटा यहाँ पे पहला दिया इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड बाय फैमिली 18 लाख। दूसरा इंट्रास्टेट सप्लाई जो है 7,50,000, और इंट्रास्टेट सप्लाई चार्जेबल टू जीएसटी जो है 13,50,000, और एग्जाम जो है 7,50,000। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ मैंने थोड़ा अलग व्यू लिया, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अलग व्यू लिया और यहाँ अलग व्यू लिया, और मैंने स्पेशली ऑथर कमेंट दिया। और मैंने जैसा अभी भी क्लैरिटी नहीं है, फिर से बता देता हूँ, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड वो हमने एग्रीगेट टर्नओवर में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 23 कहता है कि अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी ऐड होता है, और बहुत से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम
सप्लाई में है। तो अभी तक इससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है। तो पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने ऐड किया और अकॉर्डिंगली मैं ये कहूँगा कि मैंने एग्जाम सप्लाई कंसिडर किया फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, पर मैंने यहाँ अलग ही व्यू लिया। यहाँ मैंने उसको एक्सक्लूड किया और मैंने अपनी नोट दी है कि मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, जबकि मैंने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में ऐड किया था। मैं अपने दोनों व्यू दे रहा हूँ। एग्जाम में आप कोई भी व्यू से फॉलो कर सकते हो। आप इंक्लूड करके ये नोट दो कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई इंक्लूड होता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम इसलिए ऐड होगा। या फिर आप ये नोट दो सेक्शन 23 का, और सेक्शन 23 के नोट देकर आप ये कह सकते हो, आई रिपीट, सेक्शन 23 का नोट देके आप कह सकते हो कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम टोटल टर्नओवर में से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो आपके नोट के बेस पे आपने आंसर देना चाहिए। अभी तक आईसीएआई से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, एज वेल एज अभी तक जो है गवर्नमेंट से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम जो एक्सक्लूड करके लिया। दूसरा, वो जो है एग्जाम सप्लाई कर रहा है गुड्स का, और दोनों सप्लाई गुड्स के, अगर दोनों सप्लाई गुड्स के तो 40 लाख की लिमिट मिलेगी। उसका एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख सी है, लिमिट आपको 40 लाख की मिल सकती है। ओके, तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मैंने यहाँ पे चेंज किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो आप कर सकते हो बेटा, वही बेटा 40 लैक्स और मैंने वो ऐड किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में यस, ये मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, Pure Oil Delhi has started a supply of machine oil and high-speed diesel in the month of April 2020. Following details have been furnished by it for the said month. Supply of machine oil in Delhi 2 lakhs. High speed diesel is 4 lakhs. Supply made through Fortis Lubricants, an agent of Pure Oil in Delhi. ठीक है, 1,75,000, and supply made by Pure Oil from its branch located in Punjab 1,80,000. तो देखो यहाँ पे ये जो अमाउंट है एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया है। डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। विल योर आंसर चेंज इफ प्योर ऑयल सप्लाइज मशीन ऑयल अमाउंटिंग टू 2,50,000 फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इन एडिशन टू अबव मेंशन सप्लाईज। ठीक है, देखिए अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है दिल्ली में है, वो ऑयल बेच रहा है, ये ऐड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में डीजल, क्यों ना डीजल यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई पर एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। हाँ, अब वो जो एजेंट के थ्रू बेच रहा है, मैंने एक एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था सेक्शन 22 में, और मैंने एक्सप्लेनेशन में ये कहा था कि एजेंट के थ्रू अगर बेचता है तो एजेंट के थ्रू जो भी गुड्स बेचता है बेटा वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। तो वो सॉरी, supply made through Fortis Lubricants, an agent of Pure Oil in Delhi. तो हाँ, एजेंट के थ्रू बेचता है तो वो जो है एजेंट के इसमें भी ऐड होता है एज वेल एज सप्लायर के इसमें भी ऐड होता है। आई रिपीट, एजेंट के इसमें भी ऐड होता है और सप्लाई के इसमें भी ऐड होता है। ये हमने स्पेशल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, वो जरूर सेक्शन 22 का एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लेना। तो ये भी ऐड होगा, वो एजेंट के थ्रू बेच रहा है तो उसके टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। और नेक्स्ट बेटा, सप्लाई मेड इन पंजाब, पंजाब तो एग्रीगेट टर्नओवर ले रहे हैं, ऑल इंडिया बेसिस ले रहे हैं, तो ये भी ऐड किया जाएगा 1,80,000। तो टोटल आपका 9,55,000 आएगा, और 9,55,000 आ रहा है और सभी मेरे ख्याल से गुड्स में एंगेज है। तो आपको जो लिमिट मिलेगी बेटा यहाँ पे 40 लाख की लिमिट मिलेगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पे हिमाचल में भी होता तो हिमाचल में भी जहाँ तक देखा जाए, एक मिनट ना, हाँ, तो हिमाचल की ब्रांच से 2,50,000 तो वो भी ऐड हो जाता, और हिमाचल की ब्रांच से 2,50,000 ऐड कर दे तो 12,05,000 आ रहा है, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिमाचल में भी लिमिट अभी गुड्स की होगी तो 40 लाख है। जम्मू एंड कश्मीर है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ गुड्स के लिए 40 लाख दिया है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। वो कोई इतना, सिर्फ वही चेंज किया है बेटा मैंने, यहाँ पे 40 लाख का लिमिट वाला क्लॉज, बाकी तो कुछ नया होगा तो मैं कवर कर लेता हूँ। अदरवाइज सभी जगह मैंने
सॉरी, हाँ ये ले लेता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 ले लेता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 22। Rishabh Enterprises, a sole proprietary firm, started an air conditioning restaurant in Virar, Maharashtra, in the month of February, wherein the customer are served cooked food as well as cold drink, non-alcoholic beverages. In March, firm opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand, for trading in alcoholic liquor for human consumption. Determine whether Rishabh Enterprises is liable to register under GST विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सर्विंग ऑफ कुक फूड, अब देखो, अब जीएसटी में उसे रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्विंग ऑफ कुक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इन अ रेस्टोरेंट, यानी वो रेस्टोरेंट चला रहा है। फरवरी और मार्च का टर्नओवर दिया हुआ है। सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड 5 लाख रुपए दिया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट 1 लाख और 1 लाख दिया है। और एक्सपोर्ट ऑफ पैक फूड आइटम्स फ्रॉम रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र 1,50,000 और 2 लाख लिखा है। अमाउंट जो है एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स गिवन अबव। करना क्या है आपको, वो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, और सबकी ट्रीटमेंट आपको बनाना। पहली बात तो ये रेस्टोरेंट है, सर्विस में एंगेज है, सर्विस में एंगेज है तो 40 लाख का लिमिट इसको नहीं मिलेगा, इसको जो है 20 लाख में ख़त्म करना पड़ेगा। अब 20 लाख जो है यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टर्नओवर दिया है ये 20 लाख क्रॉस होता है या नहीं होता है। अब टर्नओवर में ये आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, जब आप टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, तो टर्नओवर में मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट भी आपको ऐड करना है। ठीक है, इंटरेस्ट भी ऐड करना है 2 लाख रुपए। क्यों इंटरेस्ट ऐड करना है, मैंने आपको कहा कंपोजिशन लेवी के सभी कैलकुलेशन से इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना, लेकिन आप अगर आपको याद होगा तो थ्रेशोल्ड के लिए इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये ऐड करके डिसाइड करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है। पर एक प्रोविजन है कि आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स है, सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो, दो बातें आपको सेक्शन 22 में ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट एग्जाम सप्लाई है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सेट्रा, ये जो है बैंक डिपॉजिट, सॉरी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई है, और थ्रेशोल्ड के लिए वो एक्सक्लूजन नहीं है, कंपोजिशन लेवी के लिए वो एक्सक्लूजन है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 22 में वो ये है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स है और आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, आई रिपीट, आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज हो और ओनली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट क्यों ना सर्विस हो, लेकिन ये माना जाएगा कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स में ही हो, सर्विस में इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी सर्विस नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सेल करता हूँ और मुझे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है या बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट के वजह से मेरी 40 लाख की लिमिट नहीं जाएगी। मैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स मानो जाऊंगा और मुझे 40 लाख मिल जाएगा, क्यों ना इंटरेस्ट सर्विस हो। हाँ, मेरी 40 लाख की लिमिट नहीं जाएगी, लेकिन 40 लाख का जब कैलकुलेशन करूंगा, आई रिपीट, 40 लाख का जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालूंगा तो इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, लेकिन उतनी सी सर्विस अलाउ होगी, यानी इंटरेस्ट अलाउ होगा, बाकी कोई सर्विस आपको 40 लाख के लिमिट में अलाउड नहीं होगी, तो वो भी ऐड किया जाएगा। टोटल टर्नओवर आपका 22,50,000 है। तो आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हो, रीजन आपको सब देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। राजेश डायनामिक हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई कैरीज ऑन अ फॉलोइंग एक्टिविटी रिस्पेक्टिव टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर। पहला, सप्लाई पेट्रोल एट चेन्नई 18 लाख, पेट्रोल सप्लाई किया, नॉन टैक्सेबल है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस 9 लाख। सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट चेन्नई 2 लाख। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु
without payment of consideration 11,50,000, and value of taxable supplies at Manipur branch 11,50,000. ठीक है. It argues that it does not have a taxable turnover crossing threshold limit 20 lakhs either at Chennai or Bangalore, and including turnover of Manipur branch. It believes that the determination of aggregate turnover is not required for the purpose of obtaining registration but required for determining composition levy. Decide on the basis of the above facts. Aggregate turnover of Rajesh Dynamics Limited. एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है. एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है बेटा? एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन यहाँ पे है ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज. मतलब आपको सभी टैक्सेबल सप्लाई लेना है प्लस एग्जाम सप्लाई में टोटल लेना है आपको एग्जाम एज वेल एज वोली एग्जाम एज वेल एज नील रेट एज वेल एज टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल. तो पेट्रोल डीजल होगा तो वो भी लेना है, एक्सपोर्ट होगा तो वो भी कंसीडर करना है, एज वेल एज बेटा यहाँ पे इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर होगा तो वो भी कंसीडर करना है. इसलिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर में ये कंसीडर करना है, रिवर्स चार्ज वाला नहीं, पर ये तीनों भी आपको कंसीडर कर लेना है. तो अगर मैं आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकालूं तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर 43 लाख आ रहा है. दूसरा सवाल क्या पूछा है? ऑल कंडीशन दैट फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2000 दैट गिवन सर्कमस्टेंसेस. क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? तो बेटा ऐसे केस में यस, जो है 43 लाख उसका टर्नओवर है यहाँ पे. तो ठीक है, तो यहाँ 40 लाख की लिमिट दी है. फिर मैंने एक नोट दिया बेटा, मैं पढ़ लेता हूँ. राजेश डायनामिक इज लायबल टू रजिस्टर्ड इन चेन्नई तमिलनाडु इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 40 lakhs. ठीक है. हाउएवर सिंस राजेश डायनामिक लिमिटेड make a supplies from Manipur, a specified special category of state, a threshold exemption get reduced to 10 lakhs. Rajesh Dynamic argument that is not liable to register since threshold exemption is 20 lakhs is not being crossed in Chennai, Bangalore or Manipur is not correct as the aggregate turnover considered in computing all over India basis and not state wise basis. चलो ठीक है, वो मणिपुर से भी सप्लाई कर रहा है, पर आपको स्टेट वाइज लिमिट तो लेनी नहीं है, आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेनी है और पूरी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट यहाँ 43 है, तो ऑब्वियसली आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. फर्दर राजेश डायनामिक इज ऑल्सो रॉन्ग इन बिलीविंग दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड only for the purpose of determining eligibility of composition levy, since aggregate turnover required to be determined the eligibility of both registration and composition levy. राजेश टर्नओवर ने यहाँ पे राजेश डायनामिक्स ने इन्होंने यहाँ ये कंटेंशन लिया कि नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो है ये डेफिनेशन जो है सिर्फ कंपोजिशन लेवी के लिए अप्लाई होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं होगी. ये भी बिल्कुल सही नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई किया जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 ये आप कर लेना, ये आपने देख लेना. 33 देख लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33. चलो. अल्फा प्राइवेट लिमिटेड पुणे provides housekeeping services. Company supplies its service exclusively through e-commerce website owned and managed by Clean India Private Limited, Pune. The turnover of Alpha Private Limited in current financial year is 18 lakhs. Advise Alpha Private Limited as whether they are required to obtain GST registration. Will your advice be different if Alpha Private Limited sells ready-made garments exclusively through e-commerce website owned and managed by Clean India Private Limited? चलिए, पहली बात तो वो हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहा है, हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहा है और ईसीओ के थ्रू दे रहा है, तो 95 आपको याद आना चाहिए और 95 याद आना चाहिए. और इसका टर्नओवर जो है यहाँ पे 20 लाख से नीचे यानी 18 लाख है, इसलिए अल्फा प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा. दूसरा, अगर वो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे यस हाउसकीपिंग सर्विस के जगह रेडीमेड गारमेंट्स अगर गुड सप्लाई कर रहा है, तो सेक्शन 24 में अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई करते हो तो आप फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हो और ये केस में फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन में बेटा पहले मैंने लीगल प्रोविजन एक्सप्लेन किया, सेक्शन 22 अगर आप देखते हो 24 और 95
वो ईसीओ में क्लासीफाई होगी और नोटिफिकेशन 17/2017, एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। हाउस कीपिंग सर्विसेज है और वो रजिस्टर्ड नहीं है। और ईसीओ टैक्स देगा, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स होगा तो वो सिचुएशन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, तो आप ये रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा। आंसर बहुत लेंदी है, थोड़ा आपको समराइज करना पड़ेगा। चलिए अदर क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज तो बाकी तो 40 लाख की लिमिट हर जगह मैंने ऐड करके ही डिस्कशन किया है। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ सकते हो बेटा, सिर्फ हर जगह मैं 40 लाख की लिमिट मैंने ऐड किया है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छे से करके जाना। यस, क्वेश्चन नंबर 465 ले लेता हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, महादेव एंटरप्राइजेस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, open a shopping complex dealing in supply of goods at multiple location, that is Himachal Pradesh, Uttarakhand, Tripura in the month of June. It has furnished following details relating to the sale made at such multiple location. हिमाचल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, इसमें से एक जगह 10 लाख की लिमिट अप्लीकेबल है। हिमाचल प्रदेश में अगर गुड्स होगा तो 40 लाख है, उत्तराखंड जो है 20 लाख है, पर हमको तो एग्रीगेट टर्न और लेना है। इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स हिमाचल में दिया है, त्रिपुरा दिया है। इंट्रास्टेट ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स दिया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है। और इंट्रास्टेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स दिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अवर मेंशन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन गिविंग द रीजन। डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेस is liable to be registered under GST law and what is the threshold limit of taking registration in this case. क्या उसे जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका पूरा सप्लाई ऑफ गुड्स है तीनों स्टेट से। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये लेके चलना कि अगर आपका कोई एक स्टेट में भी, हाँ मैंने जो पहले एक इंटरप्रिटेशन दिया वो कंटिन्यू करके चलना, कि कोई एक स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, समझ लो यहाँ पे त्रिपुरा में 10 लाख के ऊपर टर्नओवर जा रहा है इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, तो आपको सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अगर आप सब टोटल टर्नओवर कर लो तो इसमें से इंटरेस्ट भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरी बात, यानी सब आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, इंटरेस्ट भी थ्रेशोल्ड के लिए ऐड होता है और नॉन टैक्सेबल भी ऐड होता है, और ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस आपको ऐड करना पड़ेगा। डन। दूसरी बात मैं आपको एक क्लियरली कह दूं यहाँ पे, और वो ये कि ये जो है ये 40 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल रहेगा। क्यों 40 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल रहेगा? सुनना ध्यान में, 40 लाख के लिए, क्योंकि जस्ट इंटरेस्ट के वजह से, मेरी बात सुनना, जस्ट इंटरेस्ट के वजह से ये गुड्स प्लस सर्विस नहीं माने जाएंगे, क्योंकि गुड्स प्लस सर्विस हो गए तो फिर वो 20 लाख में आ जाते हैं। आई रिपीट, गुड्स प्लस सर्विसेज हो गए तो 20 लाख में आ जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से वो गुड्स प्लस सर्विसेज नहीं माने जाएंगे। वो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो वो यहाँ पे यस, वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ही माने जाएंगे, और एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स कहने की वजह से यहाँ जो है ओके उनको 40 लाख का लिमिट मिल जाएगा। अगर आप पढ़ोगे तो एक एक चीज का आंसर मैंने अच्छे से दिया है कि यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, वैसे 20 लाख है, और 40 लाख जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, threshold limit for person making exclusive taxable supply of service और supply of both goods and service as under, यानी आप सिर्फ सर्विस देते हो या गुड्स प्लस सर्विस देते हो तो 10 लाख और 20 लाख ही है। ठीक है, एज पर सेक्शन 26 एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ऐसे केस में आपका पूरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है 22 लाख प्लस 21 लाख प्लस 14 लाख, ऐसा टोटल आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है लिया जाएगा।
और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा। महादेव एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 57,50,000 है। अप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन इज, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। चलो इसका एक बार जो है थोड़ा मैं अच्छे से ले लेता हूँ कि पहला उनका सवाल क्या था। पहला उनका सवाल था कि क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 40 लाख का लिमिट है अगर आप ओनली गुड्स में हो। उत्तराखंड में 40 लाख एक्सेप्ट नहीं किया है, यहाँ पे 40 लाख का लिमिट है। उत्तराखंड में 20 लाख का ही है और त्रिपुरा में 10 लाख का ही है। ठीक है, त्रिपुरा में 10 लाख का ही है लिमिट। लेकिन अब बेटा मैं दो फैक्टर पे इसका आंसर देना चाहूँगा, थोड़ा फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं थोड़ा फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो दो कौन से फैक्टर में कि अभी एक बेस जो आईसीएआई का इंटरप्रिटेशन है वो लेके चलो कि आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर, आई रिपीट एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया और कोई एक स्टेट में भी, यानी त्रिपुरा में 10 लाख का लिमिट है और हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया, ओके, तो त्रिपुरा के एंगल से अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम में जो अगर आप देखते हो तो ये प्रॉब्लम में टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 57,50,000 होता है। अगर टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 57,50,000 टोटल अगर हम कर ले तो फिर ये सिचुएशन में यहाँ पे, आई रिपीट ये सिचुएशन में यहाँ पे जो है सभी जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर लिमिट आपकी 40 हो, 20 हो, 10 हो, क्योंकि सबके लिए एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया लिमिट के बाहर, तो सवाल ही नहीं आता। हाँ, अगर यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर 15 ही लाख होता तो त्रिपुरा के हिसाब से बढ़ जाता और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिसाब से कम होता। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये नया इंटरप्रिटेशन जो मैंने स्टार्टिंग में दिया है वो नए इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, क्योंकि त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो 10 लाख के ऊपर जा रहा है, इसलिए करवाना पड़ रहा है, इसलिए दोनों स्टेट में करवाना पड़ता। इसलिए मेरा ओपिनियन अभी बाजू में रख देना और आईसीएआई का ओपिनियन फॉलो करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये अगर देखोगे तो ये गुड्स में ही एंगेज है, सिर्फ एक सर्विस है। लेकिन यहाँ एक नई अमेंडमेंट हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है, एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है सेक्शन 22 में, क्या कि इंटरेस्ट एक ही सर्विस चल सकती है, यानी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इसके अलावा सिर्फ आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आई रिपीट, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा और 40 लैक्स के लिए आप जो है जा सकते हो। पर यहाँ टोटल एग्रीगेट टर्नओवर बेटा 57 लैक्स हुआ है तो सबको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है ये केस में, उन्होंने ये क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पे कि explain the reason whether your answer in one will change in following independent cases. If Mahadev Enterprises is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh, मतलब ये छोड़ दो, त्रिपुरा छोड़ दो और आप इधर यहाँ पे उत्तराखंड छोड़ दो, सिर्फ उनका एक यूनिट है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ही वो सप्लाई कर रहा है और गुड्स ही सप्लाई कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश में उसका टर्नओवर 22,50,000 है और लिमिट कितनी अवेलेबल है बेटा हिमाचल प्रदेश में, 40 लाख की लिमिट अवेलेबल है और यहाँ पे 22,50,000 है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। इसलिए अगर आप आंसर देखोगे बेटा तो आंसर में यहाँ दिया है कि अगर ओनली इन हिमाचल प्रदेश होगा तो 40 लाख की लिमिट अवेलेबल है और उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे बी देखो, बी ये पूछ रहा है कि महादेव एंटरप्राइज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हाँ, गुड्स प्लस सर्विसेज होती, कम ऑन, गुड्स प्लस सर्विसेज होती तो फिर 20 लाख का लिमिट मिलता। एक्सक्लूसिवली गुड्स है तो 40 लाख, पर गुड्स प्लस सर्विसेज है तो 20 लाख, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। अगर आप आंसर देखते हो तो सेकेंड केस में यस उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, लायबल टू
टेक अ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद में वो क्या कहते हैं, इफ महादेव एंटरप्राइजेस डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इफेक्टेड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू 4 लाख। इंटरस्टेट हो गया तो फिर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और सेक्शन 24 में उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वंस इंटरस्टेट सप्लाई हुआ तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गया। तो बेटा इस तरह से मैंने चेंज किए, एमसीक्यू अकॉर्डिंगली चेंज किया, आपने देख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह से हमारे क्वेश्चन में जो जो भी क्वेश्चंस अमेंड हुए हैं मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो यहाँ रुकते हैं। ओके, फिर अब कोई लेक्चर बचा होगा तो मैं 1-2 दिन में और अपलोड कर दूंगा, तब तक आप ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू और अपना पूरा ध्यान रखिएगा।